हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10 डिस्कस करते हैं आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो रेशियो एनालिसिस में आप मेरे साथ पढ़ेंगे वो यहाँ पे डाल दिया है, तो बस वो पॉइंट यहाँ पे एक नया लग सकता है अगर आपने रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस पॉइंट को छोड़ के अगर बाकी सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बस आपके पास में कंसेप्ट क्लियरिटी है। उस पॉइंट को नहीं आता है क्योंकि आपने रेशियो एनालिसिस नहीं किया है। जब कर लेंगे तो वो तो पॉइंट सिंपल ही एक फॉर्मूला बस याद रखने वाली बात थी, कोई सिंपल सी बात है। देखिए आइए क्वेश्चन के साथ। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है किसी कंपनी की और कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है इनके पास 8 लाख रुपए का रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, तो 8 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है। कहता है 10 रुपये का एक शेयर है, तो मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, 80,000 हो जाएगा। 8 लाख डिवाइड बाई 10, तो 80,000 आपके पास में शेयर्स हो जाएगा। 8 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 80,000 शेयर्स 10 रुपये वाले, तो आपके पास में 8 लाख हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं रिटेन अर्निंग है इनके पास 20 लाख रुपीज़ की, बहुत बढ़िया। प्रेफरेंस शेयर है 9% वाले, बहुत बढ़िया, 12 लाख रुपीज़ के। और कहते हैं 12% लॉन्ग टर्म आपके पास में लोन भी है 10 लाख रुपीज़ के। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ है। और लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको पता ही है जो परसेंटेज होता है, प्रेफरेंस शेयर पे जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज कौन सा होता है, डिविडेंड का रेट। और लॉन्ग टर्म लोन डेप्थ वगैरह सारी चीज़ें होती है, उस पर जो रेट होता है उसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं बेसिकली। ये चीज़ तो आपको वैसे भी क्लियर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कहता है कि सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके पास में क्या है सर, 8। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो आपके पास में क्या है, 8। बस इसका फॉर्मूला यही आपके पास में, ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर का है। ठीक है, ये रेशियो एनालिसिस में आप मेरे साथ पढ़ेंगे बेसिकली ये फॉर्मूला। तो रेशियो एनालिसिस में ये चैप्टर में आप जो है एक फॉर्मूला बस ही पढ़ना होता है, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर है। तो बस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैं अभी पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपके पास में है इंटरेस्ट टैक्स, आपके पास में इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स 30% है। और आपके पास में पी रेशियो, प्रॉफिट या फिर प्राइस अर्निंग रेशियो आपके पास में क्या है सर, 25। प्रॉफिट अर्निंग या फिर प्राइस अर्निंग आप कह सकते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो आपके पास में 25 है। कहते हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, कंपनी इज प्रपोज टू टेक अप एक्सपांशन प्लान। अच्छा लो जी, कंपनी को क्या करना है, एक्सपांशन प्लान जो है वो टेकअप करना है, मतलब कि एक्सपांशन करना चाहती है। ओबियसली एक्सपांशन करना है तो एडिशनल अमाउंट की भी ज़रूरत होगी, क्वेश्चन वही बताएगा। और दूसरा क्या ही बताएगा सर, ये एडिशनल अमाउंट कैसे इकट्ठा करेंगे उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बताएगा। बस यही क्वेश्चन तो होते हैं EBIT EPS एनालिसिस में, और कोई तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। बस ऐसी ही कुछ कहानी होती है कि भाई अपने को एक्सपेंशन प्लान करना है, इतने रुपए की ज़रूरत है और हमारा ये प्लान है। बस आपको उसका EPS निकाल के दे देना है, काम खत्म ही हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें देखते हैं। कहता है विच रिक्वायर, लो जी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लो जी दे दिया। कहता है ये रुपीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रुपीज़ 34,50,000। कहता है प्रपोज एक्सपेंशन जो EPS आपके सॉरी EBIT जो आपका बन जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 6,15,000। ये क्या लिखा है, इंक्रीज, मतलब कि डायरेक्टली EBIT नहीं दिया है हमें। बताइए आप कि जब हम EBIT EPS एनालिसिस का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग जो EBIT से करते हैं वो EBIT कौन सा होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आपने FM समरी भी बनाई होगी, मैं एक बार के लिए वो भी बता देता हूँ। ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको जो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो EBIT EPS एनालिसिस ये चैप्टर पढ़ाया था। FM समरी में मैंने ये क्लियरली आपको लिखवा रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कि जब भी EBIT EPS एनालिसिस का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, EBIT आप जो लेंगे वो कौन सा लेंगे सर, ऑलवेज एक्सपेक्टेड EBIT लेंगे। एक्सपेक्टेड EBIT का मतलब होता है वो EBIT जो आफ्टर प्लान बनेगा। प्लान जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसे अप्लाई करने के बाद का EBIT कितना हो जाएगा वो EBIT को कहते हैं एक्सपेक्टेड EBIT, ऑलवेज वही लेना है। ठीक है, तो ऑलवेज आफ्टर प्लान जो EBIT होता है जिसे हम एक्सपेक्टेड EBIT कहते हैं वही लेना है आपको। ठीक है, देखिए EBIT देने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, तो टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। या तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड EBIT दे दे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवाया था मैंने आपके पास में, और ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके पास में है, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे कवर हो जाते हैं।
इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सर करंट ईबीआईटी आपको गिवन है, न्यू ईबीआईटी गिवन है, और फिर आपको कहता है कि सर स्टार्ट करिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर करंट ईबीआईटी और न्यू ईबीआईटी दोनों गिवन है तो दोनों का टोटल ही तो करना है। मैंने क्या कहा, ईबीआईटी कौन सा लेना है, आफ्टर प्लान जो ईबीआईटी बनेगा वो लेना है। अब सीधी सी बात है, पहले से ईबीआईटी तो हमारे पास में जो होता है उसे करंट ईबीआईटी कहते हैं। न्यू प्लान अप्लाई करने के बाद कुछ और कमा लेंगे, ठीक है, तो कहते हैं न्यू ईबीआईटी उसे कहते हैं। तो कहते हैं दोनों को टोटल कर दो, वो आफ्टर प्लान ईबीआईटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में पहले से हम 3 लाख रुपीज़ ऑलरेडी ईबीआईटी कमा रहे हैं। कहते हैं प्लान अप्लाई कर दिया तो ईबीआईटी बढ़ जाएगा 50,000 से, तो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना हो गया, 3,50,000। काम खत्म। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहानी कुछ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कहानी आपके पास में बिल्कुल देखने को मिल रही है। एक बार के लिए वापस से एक बार के लिए क्वेश्चन में वो सेंटेंस रीड करते हैं। देखिए क्या कहा है, कहता है कि सर प्रपोज्ड एक्सपांशन जो है वो आपके पास में ईबीआईटी कितना इंक्रीज कर देगा यहाँ पे क्या था, इंक्रीज बाय 6,15,000। मतलब कि सर न्यू ईबीआईटी गिवन है आपको, सर न्यू ईबीआईटी आपको गिवन है, न्यू ईबीआईटी आपको गिवन है 6,15,000। अब बस मुझे करना क्या है, अगर क्वेश्चन में न्यू ईबीआईटी और करंट ईबीआईटी गिवन है तो बस काम खत्म, दोनों का टोटल करना है, ठीक है, दोनों का टोटल कर देना है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ न्यू ईबीआईटी गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास में एग्जिस्टिंग ईबीआईटी मतलब कि करंट ईबीआईटी की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, तो न्यू ईबीआईटी को ही हम एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मान लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला है, क्या बोला है कि आपका ईबीआईटी इंक्रीज हो जाएगा कुछ अमाउंट से, कितने अमाउंट से वो आपको बताया, कितने अमाउंट से वो आपको यहाँ पे बताया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, आपको क्या कहा है, ईबीआईटी आपका इंक्रीज हो जाएगा 6,15,000 से, मतलब कि करंट ईबीआईटी है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब करंट ईबीआईटी है, उसमें आपको 6,15,000 ऐड करना है तो आपको एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिलेगा। ये सबूत आपके पास में है। मतलब कि इस क्वेश्चन में सिर्फ न्यू ईबीआईटी नहीं है, सिर्फ न्यू ईबीआईटी होता तो हम क्या कर देते, उसे कोई एक्सपेक्टेड ईबीआईटी करके काम खत्म कर देते, इलस्ट्रेशन नंबर 13 करवाया था वैसे। लेकिन सर यहाँ पे तो क्लियरली बोला है कि ईबीआईटी इंक्रीज हो जाएगा 6,15,000 से, तो 6,15,000 भले ही आपका न्यू ईबीआईटी है, लेकिन इंक्रीज ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि सर करंट ईबीआईटी भी कहीं क्वेश्चन में छिपा हुआ है जो आपको निकालना होगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देते हैं कि सर करंट ईबीआईटी को छिपा दिया, न्यू ईबीआईटी को दे दिया, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन आगे पीछे करनी पड़ती है। कई बार न्यू ईबीआईटी नहीं देता तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो ये चीज़ तो मैंने याद करवा दी, बेसिकली ये तो मैंने करवा रखा है आपके पास में, ठीक है, बस याद करवा दिया। ये तो फ्री लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आपके पास में कंप्लीट कर चुके होंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। कहता है एडिशनल जो फंड हमें ज़रूरत है कितने की, 34,50,000 की, वो कैसे लेंगे, तो कहते हैं बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। अभी जो मार्केट वैल्यू चल रही है, क्या क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन है क्या, अभी तक तो कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, देख लेंगे आगे। और कहता है कि दूसरा ऑप्शन है कि हम 16% वाले लोन से पैसा बोरो कर लेंगे। दो ही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी या फिर सिर्फ और सिर्फ लोन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे क्या कहा है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू यू आर इन्फॉर्म्ड, सॉरी यहाँ पे आपको दे रखा है यू आर इन्फॉर्म्ड है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब पता है ना, डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी का हम कई बार शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है जितना भी शेयर कैपिटल है वो सारा का सारा, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास में डेप्थ डिवाइड बाय इक्विटी रेशियो जो है वो आपके पास में है इन रेंज ऑफ 50% टू 80%, विल ब्रिंग पीई रेशियो टू 22। अभी कितना चल रहा है पी रेशियो, कहता है 25। लेकिन अगर आपका डेप्थ इक्विटी रेशियो अगर 50 से ज़्यादा हो गया 80 तक, तो कहता है पी रेशियो 22 लेना है, 25 की जगह कितना लेना है, 22 लेना है। अगर कहता है डेप्थ इक्विटी रेशियो 80% से ऊपर चला गया, ओवर लिखा है 80% से ऊपर चला गया, तो आपको पी रेशियो 18 लेना है। लेकिन सर 50 से कम है तो 50 से कम है तो 25 लेना है, 50 से कम है तो 25 लेना है। 50 से ज़्यादा गया लेकिन 80 तक है तो कितना लेना है, 22। लेकिन 80 से भी पार चला गया तो कहता है 18 लेना है।
सर ये चीज़ आपके पास में एक बार क्लियर है? वापस से एक बार सॉल्यूशन टाइम पे वापस से पढ़ाऊँगा। ये क्वेश्चन अभी रीड कर रहे हैं। कहता है एडवाइस करिए कि कौन सा आपके पास में मोस्ट सूटेबल प्लान होगा सो डेट द मार्केट प्राइस शेयर्स विल बी मैक्सिमम। कहता है मार्केट प्राइस हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपके पास में ईपीएस के बेस पे, आपके पास में हम ईपीएस के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेसिकली, ईपीएस के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेसिकली। लेकिन जब क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियरली लिखवाया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन है तो आप ईपीएस के बेस पे अपना आंसर नहीं देंगे, मतलब कि मैक्सिमम ईपीएस इज इक्वल टू मैं आपके पास में प्रीफरेबल अल्टरनेटिव, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब पी रेशियो गिवन होता है इसका मतलब है कि सर वो एमपीएस के बेस पे आपको आंसर देना चाहते हैं। मतलब कि आप ईपीएस निकालिए, ईपीएस इंटू पीई रेशियो करिए, जिससे आपको क्या मिलता है सर, पी रेशियो करने से, मल्टीप्लाई करने से आपको एमपीएस मिलता है। अब एमपीएस जिस भी अल्टरनेटिव का ज़्यादा है, ठीक है, जिस भी अल्टरनेटिव का ज़्यादा है वो आपके पास में बेटर प्लान माना जाएगा। ये मैंने लिखवाया था। इस बार तो इस क्वेश्चन ने खुद दे दिया, कहता है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से ही आप आंसर दीजिए। लेकिन नहीं भी कहा होता तो हम यहाँ पे एज्यूम करके नोट लिख के कि आपके पास में बिकॉज ऑफ पी रेशियो गिवन, ठीक है, यहाँ पे हम जो है प्रीफर करेंगे एमपीएस को, इस तरीके से नोट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ने खुद कहा है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से ही करिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं, नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कहा होता तो हम नोट लिख देते, क्योंकि पी रेशियो गिवन है, हम आंसर अपना जो है एमपीएस के बेस पे दे रहे हैं बेसिकली। क्लियर है? ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे वापस से याद करवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो कहते हैं कि कंपनी जो है वो 34,50,000 की ज़रूरत है, और चलिए तो ईपीएस निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट ही तैयार करना पड़ेगा सर। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट ही तैयार करना पड़ेगा। कहाँ पे बना, ये रहा। सबसे पहले ये काम करेंगे, रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। जैसे कि ऑलवेज मैं आपके पास में कहता हूँ, रॉ मटेरियल तैयार करिए। रॉ मटेरियल का मतलब सर पर्टिकुलर और अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन वर्ड है तो ऑप्शन लिखिए, अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव। क्वेश्चन ने जो भी वर्ड यूज़ करा है कोई भी लिख सकते हैं। तो कहता है पर्टिकुलर और अल्टरनेटिव आपके पास में 1 और 2, ठीक है। 2 अल्टरनेटिव है तो 2 कॉलम बनेगी, 3 है तो 3 कॉलम बनेगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, मतलब सर पर्टिकुलर, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। आपने ये लाइंस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे सबसे पहले नाम्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं नाम सारे के सारे लिख दो। ईबीआईटी से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली ईबीआईटी की इन्फॉर्मेशन है तो ईबीआईटी से ही स्टार्ट होगा। नॉर्मली ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के क्वेश्चन ईबीआईटी से ही स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे तो ईबीआईटी की इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़ी बहुत निकालनी है, क्योंकि न्यू ईबीआईटी तो आपको गिवन है, करंट डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो वो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी मिलेगा, ठीक है। तो कहता है इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट इन 2 तरीके से लिखा, आप एक में ही लिख सकते हैं। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा। ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी मिलेगा, या फिर पीएटी भी कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। दोनों वर्ड अवेलेबल है, कोई भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करने से आपको ईपीएस मिल जाएगा। लेकिन सर पीई रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, पीई रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या ईपीएस के बेस पे आंसर देंगे? आंसर इज नो, बिग नो, ठीक है। ईपीएस के बेस पे आंसर नहीं देंगे, नो नो नो। क्यों सर? क्योंकि जब पी रेशियो गिवन होता है इसका मतलब आपको एमपीएस निकालने के लिए कहा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आपको एमपीएस के बेस पे आंसर देना है वैसा बोल रखा है, नहीं भी बोलता तो हमें एमपीएस निकालना पड़ता। कहते हैं ईपीएस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पीई रेशियो, और मार्केट प्राइस पर शेयर निकल आएगा। अब जिसका भी मार्केट प्राइस पर शेयर ज़्यादा होगा वो अल्टरनेटिव बेहतर होगा, वो हम मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी क्या करा, सबसे पहले ये फॉर्मेट तैयार कर दिया, रॉ मटेरियल तैयार कर दिया। कहते हैं ईपीएस और एमपीएस अंडर 2 प्लान, और हमने प्लान 1 प्लान 2 कॉलम बना दी, ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर दिया आपके पास में, और ये फॉर्मेट तैयार कर दिया। बस अमाउंट अभी तक नहीं लिखा, अब धीरे धीरे अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे आंसर में, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग नोट में प्रिपेयर करेंगे,
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग नोट में प्रिपेयर करेंगे। भले ही इन लोगों ने पहले ये कैलकुलेशन किया, लेकिन एग्जाम में हमें ये समझ नहीं आता दोस्तों कि कितनी जगह छोड़नी है वगैरह वगैरह, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत रहना। मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम यही करेंगे, सबसे पहले आपके सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन आपका जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो, ठीक है। सबसे पहला आपके पास में यही स्टार्ट होगा। जैसे ही आपने ये कर लिया, बस फॉर्मेट तैयार होगा, फिर नीचे हम वर्किंग नोट हेडिंग दे देंगे और ये सारी वर्किंग करेंगे। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या वो दिखाइए। कहते हैं सर जी फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, ईपीएस निकालना है। तो सबसे पहले ईबीआईटी होता है। सर ईबीआईटी पता है क्या? आंसर इज नो। न्यू ईबीआईटी पता है कितना है सर? न्यू ईबीआईटी आपके पास में पता है कितना है सर? सर न्यू ईबीआईटी 6,15,000 रुपीज़ है। 6,15,000 रुपीज़ न्यू ईबीआईटी है। अच्छा सर, तो मैं करंट ईबीआईटी निकाल लूँ और उसमें न्यू ईबीआईटी ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकल आएगा और हमारा काम भी खत्म। लेकिन सर करंट ईबीआईटी है कितना, वैसा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो कहते हैं इसके लिए कुछ हिंट मुझे दिख रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मैं फॉर्मूला बताने वाला था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। बेसिकली जो कवरेज रेशियो, मेरे साथ रेशियो एनालिसिस में आप पढ़ेंगे, जहाँ पे कवरेज रेशियो होता है, कवरेज, ठीक है, उसमें आपको ऊपर ईबीआईटी ही देखने को मिल लेता है नॉर्मली, और डिवाइड बाय जिसका भी कवरेज रेशियो निकालना है वो डिवाइड बाय करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाली ट्रिक होती है, रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे मेरे साथ आपके पास में, ठीक है, और पढ़ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहता है कि आपके पास में इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड चला जाएगा और कवरेज रेशियो है इसलिए ऊपर ईबीआईटी चला जाएगा। तो कहते हैं ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ये याद करने के तरीके होते हैं, फॉर्मूले आपके पास में, ठीक है। तो जैसे ही ये काम हो गया, बस आपके पास में वैल्यू पुट करिए, ईबीआईटी तो हमें मिल ही जाएगा, सीधी सी बात है। ईबीआईटी यहाँ ही से मिल जाएगा, करंट ईबीआईटी। क्यों सर करंट ईबीआईटी मिलेगा? सीधी सी बात है, इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन में करंट वाली डालूंगा और ये 8 आपको दे रखा है, ये भी करंट वाला ही होगा। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कब मिलेगा? जब उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। देखिए उन्होंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करके दे रखा है, मतलब कि ये करंट इन्फॉर्मेशन है, फ्यूचर की कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। तो इससे जो मिलेगा ईबीआईटी वो क्या होगा सर? ऑलवेज आपके पास में क्या होगा सर? ऑलवेज आपके पास में करंट ईबीआईटी मिलेगा। बस उसमें 6,15,000 ऐड कर देना, एक्सपेक्टेड मिल जाएगा, काम ही खत्म। आइए एक बार के लिए मुझे बताइए क्या करना है सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8 क्वेश्चन में गिवन है। ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट हमने फॉर्मूला पुट करा, इज इक्वल टू 8। ईबीआईटी तो हमें निकालना है, तो ईबीआईटी की जगह तो कुछ नहीं पुट कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट की जगह तो कुछ पुट करेंगे। इंटरेस्ट तो कितना है? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट चल रहा है वो हमें लेना है। नहीं है तो ज़ीरो लिखेंगे, और है तो आपको अमाउंट लिखना है। सर अभी कोई इंटरेस्ट चल रहा हो, ऐसी कोई डेप्थ वगैरह हमारे पास में एग्जिस्टिंग है? आंसर इज यस सर। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें इक्विटी है, रिटेन है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है और डेप्थ है सर, डेप्थ। तो इस पर तो इंटरेस्ट चल ही रहा होगा ऑब्वियसली, यस। कितना इंटरेस्ट होगा? कहते हैं 10 लाख रुपीज़ की डेप्थ है, 12% उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो सर 10 लाख इंटू 12%, 12%, तो आपके पास में हो जाएगा 1,20,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया सर, बस काम खत्म। ईबीआईटी भी नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा सर। कहते हैं 1,20,000 इंटरेस्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8 है, तो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास में ईबीआईटी कितना मिल गया? 9,60,000। ये क्या मिला सर? ये करंट ईबीआईटी मिला है, ये करंट ईबीआईटी मिला है। इसमें आप न्यू ईबीआईटी ऐड कर दीजिए, आपको एक्सपेक्टेड या फिर प्रपोज, कई बार वर्ड यूज़ होता है प्रपोज लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कहते हैं एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? कहते हैं 6,15,000 था ना, हाँ, तो कहते हैं 9,60,000 जो करंट मिला, प्लस कर दो 6,15,000, आपको न्यू ईबीआईटी सॉरी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिल जाएगा। प्रपोज ईबीआईटी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मिल जाएगा। लो जी, तो फॉर्मेट में सबसे पहले जो हमें चाहिए था वो मिल चुका। हमने ये सबसे पहले 15 ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब कि 15,75,000 है, 15 लाख नहीं, ठीक है, 15,75,000। तो कहता है 15,75,000 सबसे पहले हमने लिख दिया। अब दूसरा क्या है सर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में सर ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो चल ही रहा है, अगर और ज़्यादा कोई डेप्थ इशू करोगे तो और डेप्थ लगेगा, मतलब कि और इंटरेस्ट लगेगा। देखिए एग्जिस्टिंग तो 1,20,000 चल ही रहा है, वो तो कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, चाहे प्लान आपका प्लान ए हो इक्विटी इशू करना, या फिर प्लान बी हो बोरोइंग करना,
एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, वो तो लगेगा ही लगेगा। 1,20,000 तो है ही है, चाहे कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, ठीक है। लेकिन सर 1,20,000 तो है ही है, सबसे पहले वही लिख दो। देखो कहते हैं 1,20,000 तो है ही है, चाहे कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, 1,20,000 तो इंटरेस्ट है ही है। और ज़्यादा अगर आपने अमाउंट बोरोइंग किया तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। कहते प्लान ए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से तो हमने कुछ करा ही नहीं है, इक्विटी शेयर पे इंटरेस्ट थोड़ी ना पे करना होता है, तो उस पर तो कुछ बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जो न्यूली इशूड आपके पास में कैपिटल पे इंटरेस्ट जीरो है। एग्जिस्टिंग तो आपके पास में 1,20,000 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में जीरो रहेगा। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, केवल और केवल 1,20,000 जो ओल्ड चल रहा है, न्यू कोई है ही नहीं। लेकिन कहता है प्लान नंबर बी, बोरोइंग कर लिया 16% वाले लोन, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट बनेगा। बिल्कुल सर, कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना पैसा लिया वो मैटर करता है। सर कितना पैसा लिया, जितनी ज़रूरत थी 34,50,000, उस पर 16% इंटरेस्ट लगेगा। तो कहता है 34,50,000 इंटू 16%, मतलब कि 5,52,000। तो सर इस पे 5,52,000 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो लगेगा। सर एग्जिस्टिंग तो है ही है, एग्जिस्टिंग कितना है 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो कहते हैं सर यहाँ पे तो 1,20,000, प्लान ए में टोटल इंटरेस्ट कितना है सर 1,20,000 ओनली। लेकिन प्लान बी में सर, प्लान बी में 1,20,000 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6,72,000। लो जी, क्या ये बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। कहते हैं 1,20,000 एंड 6,72,000 लिख दो, ठीक है। कहते हैं 1,20,000 और 6,72,000, काम खत्म। बस वो माइनस करेंगे, आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा। और टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, उतना माइनस कर देना। क्वेश्चन में कितना टैक्स रेट गिवन है, कहते हैं टैक्स रेट है आपके पास में, टैक्स रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, हाँ यहाँ पे गिवन है 30% आपके पास में टैक्स रेट गिवन है। तो बस 30% माइनस कर दीजिए, आफ्टर टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। तो टैक्स माइनस कर दिया 30% आपके पास में, तो मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई भी वर्ड यूज़ करिए आप। बस आप करना क्या होता है, डिविडेंड माइनस करिए, आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देना, काम ही खत्म, काम ही आपके पास में खत्म हो जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड बता दीजिए कितना है। कहते हैं एग्जिस्टिंग क्या हो कोई, हाँ सर एग्जिस्टिंग तो है, तो एग्जिस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी प्लान हो। एग्जिस्टिंग का डिविडेंड तो पे करना ही करना है, चाहे कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कितना है, कहता है 12 लाख इंटू 9%, 12 लाख इंटू 9%, मतलब कि एग्जिस्टिंग जो 1,08,000 है वो तो पे करना ही करना है, चाहे मर्जी आप कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, ये तो पे करना ही करना है। अब नया जो प्लान आपने एक्सेप्ट करा है उस पर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से पे करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। प्लान ए इक्विटी शेयर इशू करा है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे होता है, उस पर तो कोई नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर इशू करा है तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है, तो इस पर नहीं है। अच्छा लोन लिया है तो उस पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो दोनों में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वही माइनस होगा, 1,08,000, काम खत्म। सर कहता है 1,08,000, 1,08,000, काम खत्म। माइनस करेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास में दोनों के मिल जाएंगे। बस अब करना क्या है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने हैं। आइए, कहते हैं नंबर ऑफ शेयर कोई एग्जिस्टिंग तो पड़े होंगे, कितने हैं सर, कहते हैं 80,000, 8 लाख डिवाइड बाई 10, 80,000 शेयर्स एग्जिस्टिंग है, तो वो तो कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, इतने शेयर्स तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो ये तो लेने ही लेने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स में 80,000 तो मिनिमम है ही है, क्योंकि वो पहले से है। अब न्यू इशू करोगे तो वो बढ़ जाएंगे। कहते हैं प्लान ए इक्विटी शेयर इशू करे, लो जी। कहता है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। अब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगी, सिंपल सा पॉइंट है, देखिएगा। कहता है कि सर आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, कैसे निकलेंगे, सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर से कितना अमाउंट ले रहे हो, कहता है जितनी ज़रूरत है 34,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, देखिए ₹34,50,000 डिवाइड बाई, अगर मैं प्राइस पर शेयर कर दूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे करवा चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिटेल बात करने की ज़रूरत है। कहता है अमाउंट डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर कर दूँ तो मुझे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है। तो बस मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर शेयर मुझे चाहिए, जो कि इसने दिया नहीं है बेसिकली, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट प्राइस बस इतना ही लिख दिया। तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे सर, पी रेशियो वगैरह कुछ गिवन है, देखिए 25 है,
ठीक है, तो इसी के ही बेस पे कुछ निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो कहता है देखिए ये सबसे पहले वर्किंग नोट में बनाना, कहते हैं ये आपके पास में वर्किंग नोट बाद में बनेगी। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट ही प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ये फॉर्मेट प्रिपेयर करा, 4-5 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट हेडिंग देंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपने प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद 4-5 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट आप प्रिपेयर करेंगे जब जिसमें सबसे पहली वर्किंग नोट हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए बना दी, ठीक है। फिर दूसरी वर्किंग नोट हमने एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कैसे आया वो हमने दिखा दिया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से करंट ईबीआईटी लेके आए और आपके पास में उसी से ही कैलकुलेशन कर दी, काम खत्म आपके पास में, ठीक है। और इसके बाद एमपीएस के लिए कैलकुलेशन दिखा देंगे। एमपीएस के लिए इन लोगों ने दिखाया नहीं क्या? कोई नहीं, हम ही दिखा देते हैं आपके पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। कहते हैं एमपीएस के लिए वो खुद कैलकुलेशन कराएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगा? सीधी सी बात है सर, क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन है, तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए सर, एमपीएस के बेस पे ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे इसने कहा है ना प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर को इशू करा है ऐसा मानना है। अब प्रेजेंट मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? सीधी सी बात है, पीई रेशियो अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ईपीएस से तो मुझे मार्केट प्राइस मिलता है। मेन चीज़ है मुझे करंट ईपीएस चाहिए, करंट ईपीएस मिल सकता है बड़े आराम से क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए करंटली ईबीआईटी भी हम निकाल चुके हैं सर 9,60,000, उसमें से करंट ईबीआईटी अभी करंटली जो इंटरेस्ट चल रहा है वही माइनस करेंगे, ठीक है। करंट जो टैक्स आपके पास में 30% वो माइनस कर देंगे, 9% जो आपका डिविडेंड है वो माइनस कर देंगे बेसिकली। जैसे ही वो माइनस करेंगे आपके पास में क्या मिल जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये जैसे ही आपको मिल जाता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, एग्जिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ। तो इससे क्या मिल जाएगा सर, ईपीएस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, ईपीएस मिल जाएगा। और ईपीएस से मल्टीप्लाई करेंगे करंट पीई रेशियो, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास में। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर हुई? मार्केट प्राइस पर शेयर 150। लो जी, तो कहते हैं 150 आपके पास में मिल ही चुका है, तो बस काम खत्म। 150 के बेस पे आपके पास में नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे, ठीक है। तो बताइए सर, कहते हैं कि सर आपके पास में इक्विटी शेयर इशू कितने करने वाले, 34,50,000 डिवाइड बाय आप कर दीजिए आपके पास में 150, तो 34,50,000 डिवाइड बाय 150, तो कहता है 23,000 शेयर्स आपके पास में बन जाएंगे ए के अंदर। अच्छा बी के अंदर कोई नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, आंसर इज नो, तो 0। और प्लस एग्जिस्टिंग जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। एग्जिस्टिंग कितना है सर, 80,000, तो 80,000 तो है, वो तो रहना ही रहना है। 80,000 तो हर एक केस में रहने ही रहने, तो टोटल लगा दो भाई 23,000 प्लस 80,000, तो यहाँ पे 1,03,000 शेयर्स आपके पास में हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास में 80,000 ही शेयर्स रहेंगे, तो 1,03,000 और 80,000, तो कहते हैं सर 1,03,000 और 80,000, काम खत्म। और जैसे ही ये निकाल लिया ईपीएस निकाल लोगे आपके पास में। बस अब पी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पी रेशियो के लिए एक चीज़ दे रखी है जिसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना तो डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करके एमपीएस निकाल लेता। लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो दिक्कत देता है। कहता है कि सर पी रेशियो में थोड़ी सी कंडीशन डाल दी। कहता है कि आप एक काम करिए, अभी ईपीएस तक तो निकाल चुके, बिल्कुल सर ईपीएस तक तो दोनों में निकाल चुके, अब एक काम करो सिर्फ और सिर्फ, कहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल लो, दोनों अल्टरनेटिव के डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। डेप्ट इक्विटी रेशियो जैसे ही निकालेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब भी इन लोगों ने दे रखा है, डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है आपके पास में 50 से कम आया तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं कहते हैं, तो फिर 25 है, 25 ही रहेगा। लेकिन सर 50 से ऊपर गया 80 तक, तो कहता है 22 लेना है, 25 से कम हो जाएगा पी रेशियो 22। और सर 80 से भी ऊपर चला गया आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो सीधा आपके पास में लेना है पी रेशियो 18। एक बार के लिए दोनों अल्टरनेटिव का चेक कर लेते हैं। बताइए सर अल्टरनेटिव 1 के बारे में अगर कैलकुलेशन करें तो टोटल डेप्थ कितनी है? सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कहते हैं सर टोटल डेप्थ बता दीजिए, अभी बता देते हैं। कहते हैं एग्जिस्टिंग आपके पास में डेप्थ है क्या? आंसर इज यस, एग्जिस्टिंग डेप्थ है आपके पास में। कितना है बताइए? कहते हैं सर एग्जिस्टिंग डेप्थ आपके पास में का है तो 10 लाख रुपए है। नया कोई प्लान हम जो इशू कर, प्लान लेने वाले एक्सेप्ट करने वाले, उसमें कोई नया डेप्थ इशू नया डेप्थ लेने वाले हो क्या? तो कहते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग तो 10 लाख है
और नए में बात करें तो सर प्लान ए में तो कोई डेप्थ बनता नहीं है, लेकिन प्लान बी में बन रहा है। कितना सर? पूरे का पूरा अमाउंट डेप्थ से लेने वाले। तो कहता है प्लान बी में आपके पास में 10 लाख तो है ही डेप्थ, ठीक है, प्लस 34,50,000 हो जाएगा, ठीक है, वो टोटल। लेकिन सर प्लान ए में तो केवल और केवल 10 लाख रहेगा जो एग्जिस्टिंग है, प्लस तो जीरो है क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा डेप्थ इशू नहीं करा है, केवल और केवल इक्विटी शेयर इशू करा है। तो यहाँ पे तो 10 लाख है और यहाँ पे आपके पास में इतना बढ़ जाएगा। क्या ये बात आपके पास में क्लियर हो रही है? तो बस डेप्थ का अमाउंट सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, वर्किंग नोट बनाएंगे आपके पास में, ठीक है। डेप्थ का अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे। डेप्थ का अमाउंट आपके पास में ऑप्शन नंबर 2 के लिए डेप्थ कितना हो जाएगा? 44,50,000। कैसे आया? कहते हैं 10 लाख एग्जिस्टिंग, 34,50,000 एक्स्ट्रा। सर ऑप्शन 1 के लिए तो 10 लाख ही रहेगा, सीधी सी बात है। लो जी, क्या ये चीज़ क्लियर हुई? सर डेप्थ आपके पास में क्लियर है। अब बात करते हैं सर इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है सर? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि आपके पास में जितनी भी शेयर कैपिटल है उसका टोटल। शेयर कैपिटल में ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल बोलता हूँ। इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल्सो, ठीक है, दोनों का टोटल लेना। ये मेरे साथ रेशियो एनालिसिस में पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस में ये फॉर्मूला है, तो वहाँ पे तो डिटेल में पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ पे है तो मैं आपको बता दूँ कि इक्विटी का सिर्फ इक्विटी लिखा है, इसका मतलब है आपके पास में कि सारी की सारी शेयर होल्डर्स फंड आपको लेना है। तो कहते हैं शेयर होल्डर फंड में इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा। कहते हैं बताइए, एग्जिस्टिंग सबसे पहले देख लेते हैं, फिर न्यू इशू वगैरह किया होगा तो ऐड कर देंगे। कहता है कि 8 लाख रुपए इक्विटी है, रिटेन अर्निंग इक्विटी का ही पार्ट होता है, याद रखना दोस्तों, इसे भी लेना है। ये इक्विटी ही है बेसिकली, रिटेन अर्निंग, ठीक है, जिसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको पढ़ाया था। कहते हैं 8 लाख और 12 लाख आपके पास में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12 लाख। लो जी, काम खत्म। तो तीनों का टोटल कर देंगे, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहता है 12 + 20 + 8, तो कहता है 40 लाख रुपए तो है ही है, चाहे प्लान 1 हो प्लान 2 हो, 40 लाख रुपए तो आपके पास में कैपिटल है ही है, प्लस एक्स्ट्रा जो इशू करोगे। कहते हैं एक्स्ट्रा कोई शेयर कैपिटल इशू करोगे तो ऐड करना है। प्लान नंबर ए में क्या कोई शेयर कैपिटल इशू करी? आंसर इज यस, पूरी की पूरी शेयर कैपिटल ही इशू करी है। कितने की सर? ऑब्वियसली 34,50,000 दोस्तों। तो कहते हैं 34,50,000 उसमें ऐड कर देना आपके पास में, ठीक है, 34,50,000 ऐड कर देना। तो 34,50,000 उस 40 लाख रुपीज़ में, ये तो 40 लाख था, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और सर प्लान नंबर 2 में तो सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग करी है सर, तो बोरोइंग तो नहीं लेनी, डेप्थ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल लेना है। तो उसमें तो कितना ही रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 40 लाख, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू नहीं करी है, तो ये तो आपके पास में 40 लाख हो जाएगा, काम खत्म। तो कहता है प्लान नंबर 1, इसके अंदर शेयर कैपिटल कितनी हुई सर? प्लान नंबर 1 के अंदर आपके पास में 74,50,000 हुई होगी। कैसे आई सर? वही 40 लाख जो एग्जिस्टिंग है और प्लस आपके पास में 34,50,000, काम खत्म। सर ऑप्शन नंबर टू में तो क्या ही था सर? 40 लाख जो एग्जिस्टिंग था वही ले आएगा, ठीक है। न्यू तो हमने कोई कैपिटल इशू करी नहीं है, सिर्फ बोरोइंग से ही अमाउंट लिया था, तो वो काम खत्म हो जाएगा। तो कहता है बस काम खत्म हो गया, डेप्थ डिवाइड बाई इक्विटी करके परसेंटेज निकाल लो, और परसेंटेज चेक करो कि क्या 50 से कम है या फिर 50 से ज़्यादा है और 80 तक है और 80 से ज़्यादा है, 3 है। कहता है 50 से कम है, अगर आपका परसेंटेज आपके पास में 50 से क्या है सर? कम है, तो कहता है आपके पास में पी रेशियो जो है 25 ही रहेगा जो अभी एग्जिस्टिंग है। लेकिन सर 50 से ज़्यादा गया, बट कहता है अप टू 80 तक है, तो कहता है कितना हो जाएगा? 22 और फिर 18 हो जाएगा, समथिंग ऐसा ही था। कहता है 80 से ऊपर गया तो बताइए, यहाँ पे तो 50 से कम है तो पी रेशियो कितना रहेगा? ऑब्वियसली 25 ही रहेगा। लेकिन सर यहाँ पे 80 से भी चले गए ऊपर तो 18 हो जाएगा। क्या यह चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा, एकदम क्लियर। तो बस काम खत्म हो गया सर। प्लान 1 में आपके पास में पी रेशियो 25 ही रहने वाला है, यहाँ पे 18 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकालना है? एमपीएस। जिसका एमपीएस ज़्यादा है वही बेहतर ऑप्शन है। किसका एमपीएस ज़्यादा है? कहता है अल्टरनेटिव 1, ऑप्शन 1। तो बस एडवाइस में लिख देंगे, एडवाइस क्या पूछा है तो ही लिखेंगे, एक बार के लिए देखते हैं। कहते हैं आपको एडवाइस करना है विच ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास में मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, पूछा है एडवाइस तो लिखेंगे, तो कौन सी एडवाइस देंगे सर?
तो कहता है बिकॉज ऑफ आपके पास में एमपीएस के बेस पे आप जो है यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, तो हाईएस्ट एनपीएस इज इन ऑप्शन 1 एज कंपेयर टू सेकेंड। तो कहता है ऑप्शन 1 ही आपके पास में क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, बेटर आपके पास में। ठीक है, तो इक्विटी ऑप्शन जो कि आपके पास में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। कैसा है, हायर आपके पास में मार्केट प्राइस पर शेयर है, देयरफॉर कंपनी शुड राइज एडिशनल फंड थ्रू इक्विटी ऑप्शन, काम खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे आपके पास में।